बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास? नो सर। किसी का कोई सवाल हो? नो सर। चलें, लास्ट हम स्टेलाइजेशन पढ़ रहे थे और उसमें मैंने शुरू किया था हिस्टोरिकल और इंसिनेशन स्टार्ट करते हुए उसको जो बुक में वो ऑब्जर्व तरतीब सी उस तरतीब से हम आखिरकार उसको हीट मॉइस्ट हीट तक ले आए थे। आज उससे आगे छोटे छोटे बहुत से मेथड्स हैं और वो सारे के सारे जदीद मेथड हैं जो कि अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ का ताल्लुक रिसर्च के साथ है, कुछ कॉमन लाइफ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और जा रहे हैं। आज हमने उनको स्टडी करना है और आज ये पार्टिसिपेंट कम है, अभी तक सिर्फ 19 बच्चे आए हैं। आपकी क्लास में तो ज़्यादा बच्चे आते होते थे, ओनली 19। जी, टॉपिक चेक कीजिए। नेक्स्ट कौन सा है जी? वो इंसुलेशन के बाद कौन सा टॉपिक था, देखिए जरा। जी, इंसुलेशन जहाँ पे थी उससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली स्टेरिलाइजेशन और उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है वो है लो टेम्परेचर। क्या आप इसकी किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से वाकिफ हैं पहले से? प्रैक्टिकली इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है पहले से? थ्योरेटिकली पूछा, प्रैक्टिकल पूछा? आंसर चलें, ठीक है जी जी। लो टेम्परेचर पे कोई जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और एज अ लो टेम्परेचर जो है हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं। आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया, आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। यस ये सर। कहा था कि मैंने जो सवाल पूछा है वो ये कहा है कि क्या आप इसकी किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से वाकिफ है कि नहीं। मैंने ये कहा, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पूछा मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी है। प्रैक्टिकल की सर ये प्रिजर्वेशन कल्चर्स को प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज होता है लो टेम्परेचर। चलिए ठीक है, आपकी बात, चूंकि मैंने आम लाइफ के लिहाज से पूछा था, आप लैब में चले गई हैं तो आपकी बात ठीक है इसमें है। चलिए, बस हम आ रहे हैं जी टॉपिक की तरफ। चूंकि मैंने इसलिए पूछा था कि प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से याद रखिए कि आप के घर में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि शहरों में जो कुछ अब तक हो रहा है, टाइम की शॉर्टेज होती है। हम बाजार जाते हैं, 2-3 सब्जियां खरीदते हैं और घर लाके फ्रिज पे रख लेते हैं। ऐसे ही मार्केट में आते हैं, चिकन या मटन खरीदते हैं और उसको लाके फ्रिज पे महफूज कर लेते हैं। फ्रिज का मतलब जो तो आपका मीट है या चिकन है वो फ्रीजर में रखा जाता है और जो वेजिटेबल्स है उसको फ्रिज के कंपार्टमेंट में रखते हैं और हमारी ये हालत है कि बस ये ठीक है, महफूज हो गई है। क्या आपके ख्याल में जब आपने गोश्त को या सब्जी को रख दिया है फ्रिज में या फ्रीजर में, तो क्या वो स्टेरलाइज हो गई? सर उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। जब वो टेम्परेचर उनको सूटेबल मिलेगा तो वो दोबारा सर्वाइव कर सकते हैं। जी, आपका जवाब, जहां तक आपने जवाब दिया जिस हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज छोड़ गए हैं आप, और कुछ मजीद कुछ नहीं, और कोई जवाब ठीक है आपका लेकिन इनकम्प्लीट है। कुछ और सोचें। चलें सुन लें फिर। जब आप फर्ज कीजिए गोश्त की बात करते हैं, आपने गोश्त परचेज किया और ज़ाहिर है कि आप गोश्त परचेज किसी पाकिस्तानी दुकान से ही करेंगे। बहुत कम शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छा साफ सुथरा गोश्त हो, उसके अंदर गोश्त के अपने जरासीम के अलावा कुछ और जरासीम, कुछ मक्खियों से आए हुए, कुछ हाथों से, कुछ जहाँ पे एनिमल को ज़िबा किया गया था उसके फर्श से, कुछ पानी से जिससे उसको वॉश किया गया, उसमें बहुत से जरासीम मौजूद होते हैं। अब पहले शर्त यह है कि गोश्त को पहले वॉश करना है, वॉश करके उसको कुछ हद तक मुनासिब तक ड्राई करना है कि उसमें से पानी जो निचोड़ने वाला निचोड़ जाए। फिर उसके बाद आपने उसको फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर का टेम्परेचर ज़ाहिर है 0 से कम, 0 या 0 से कम होना चाहिए, -1 -2 जो भी हो। अब आम बंदा यही समझता है ये तो महफूज हो गया,
बेज़ाहिर आपकी बात ये शिराज ने ग़लत जवाब दिया था। सुन लीजिए कि जब किसी भी चीज़ को, मीट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीज़ करना शुरू करते हैं, उसमें मौजूद जरासीम बहुत से हैं। उनमें से बहुत से तो जब आप फ्रीज़ करते हैं मर जाते हैं। फिर गौर करना है और इसको मैच करना है उस फ़िक्रे से जो अक्सा इहसान ने बात की थी, सवाल पूछा था और वो एक्सप्लेन हुआ था। ये उससे मैच होगा, देखिएगा। जैसे ही गोश्त को फ्रीज़ करते हैं या किसी भी मेटेरियल को फ्रीज़ करते हैं, तो उसमें मौजूद बहुत से जरासीम मर जाते हैं। मैंने बहुत से गलत इस्तेमाल किया। हो सकता है कि मेजॉरिटी मर जाए, लेकिन कुछ जरासीम बच जाते हैं। सब नहीं मरते हैं, कुछ बच जाते हैं। ये बिल्कुल वही पॉइंट जो अक्सा एहसान ने लास्ट टाइम जिससे हुई थी बात, वही वाली चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। जी, अब सोचिए कि जो बात हो रही है दोनों मैच होगी कि वहाँ पे हीट के लिहाज से बात हुई थी। हीट करते हैं तो बहुत से मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कोल्ड, आपने गोश्त को या किसी भी चीज़ को ठंडा करना शुरू किया, बहुत से मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है। उसमें तो दी फिटेस्ट था, बहरहाल बहुत से जानदार बच जाते हैं, जो वीक होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ये था जिसका बैकग्राउंड। आगे चलते हैं। ये तो ये वो एप्लीकेशन थी जो मैंने आपके, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने मीट को रखा हुआ है फ्रिज में, ये सिर्फ आप ही रखते, बल्कि जहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं और किसी भी नगेट के हों, जहाँ भी चिकन या मीट या फिश यूज़ होती है, बल्कि कुछ लोग तो पूरे पूरे साल के लिए इसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। अल्लाह के कुछ बंदे कुर्बानी का सारा गोश्त अपने फ्रीजर में महफूज कर लेते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उनको नहीं देते हैं। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं दुनिया में। याद रखिए कि कोशिश यही होनी चाहिए कि गोश्त बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। खरीदें थोड़े अरसे के लिए और फिर उसके बाद मज़ीद लें, ज़्यादा देर तक इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। ये तो एप्लीकेशन थी। अब सिविया ने जवाब दिया था कि लैब में हम कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर तो थोड़ी देर रखना हो तो फिर तो लो टेम्परेचर की चीज़ों को रख सकते हैं, वो कुछ हद तक महफूज रहता है लो टेम्परेचर पे। लेकिन आपको याद होगा एक टॉपिक को 2-3 बार डिस्कस हो चुका हुआ है, ये चूँकि आप पढ़ चुके हो, मैंने इससे पहले सेमेस्टर में, इसलिए मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, सिर्फ आपको याद दिलाऊँगा। और वो टॉपिक है कि अ, बहुत से मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए हम मुख्तलिफ कल्चर्स को महफूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। लाइपोफिलाइज़ेशन के नाम से आपने इसको, या अदर नेम्स भी हैं, चूँकि वो नाम डिस्कस हो चुके, मैं नामों को डिस्कस नहीं करूँगा। अब उसमें दोबारा गौर कीजिएगा जहाँ पे आपने लाइपोफिलाइज़ेशन पढ़ी होगी। इस वक्त तो बेसिकली हमारा टॉपिक बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया के लिहाज से, लेकिन वायरसेस को भी इसी तरीके से महफूज किया जा सकता है और रखा जा सकता है। और दुनिया की बहुत सी लैब्स में बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया इसी तरीके से महफूज रखे गए हैं। जो दुनिया की इस वक्त करंट सिचुएशन है कोविड-19 और कोरोना वायरस वाली, इसका इससे भी ताल्लुक है। इसमें भी आपने पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ बातें सुनी होंगी, अमेरिका के इल्ज़ामात चाइना के ऊपर और कुछ और इस तरह की बातें। याद रखिए कि दुनिया की बहुत सी लैब्स के अंदर बहुत से जरासीम को लाइपोलाइजेशन या अदर मेथड से महफूज करके रखा गया हुआ है। एक बहुत ही मशहूर टॉपिक है और वो टॉपिक है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर इंतहाई जो खतरनाक है वो है जरासीमी हथियार, जरासीमी बॉम्ब्स। और याद रखिए कि जो जरासीमी हथियार हैं, अगर कोई यूज़ करता है तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई भी इदारा, कोई कंपनी, कोई टेररिस्ट, कोई मुल्क जरासीमी हथियार बना के अगर यूज़ करता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जरासीम अंधे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो किसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और चूँकि आप लफ़्ज़ से वाकिफ़ हैं, मैं 2-3 लफ़्ज़ बोले देता हूँ। एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, मैंने 3 लफ्ज़ बोले हैं।
आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के आप काबिल होने चाहिए, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। आजकल चूंकि जो नॉलेज का दौर है, आपकी मेजॉरिटी इस बात से वाकिफ होगी, कोई बताना चाहेगा कि इनमें क्या सर फर्क? जी सर एंडेमिक जो कि खास एरिया का लोकल डिजीज हो ठीक है, उसको बिल्कुल ठीक है। एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक एक बड़े लेवल में कॉन्टिनेंट में हो, और पेंडेमिक आउटसाइड द कॉन्टिनेंट मोर देन वन कॉन्टिनेंट में वो बीमारी पाई जाए। आपका एक जब ठीक है, दो आखिरी दो गड़बड़ हो गए जी, और कोई जी? पेंडेमिक ग्लोब लेवल पे आ जाएगा। उमर दोबारा बोलें। पेंडेमिक जो होगी वो ग्लोब लेवल पे आ जाएगी। जी बिल्कुल, उमर का जवाब बिल्कुल ठीक है। देखिए जो एपिडेमिक है, उर्दू में इसको वबा कहते हैं। वबा जब फैलती है कोई भी हुआ, देखिए जो एंडेमिक होती है वो खास इलाके में महदूद होती हैं, उसकी वजूहत होती हैं कि वो किसी खास इलाके में क्यों पाई जाती हैं। एपिडेमिक फैलने वाली है, अब जहाँ से वो शुरू हुई उसके आसपास के जो इलाके हैं वो मुतासर ज़्यादा होते हैं। मे बी फर्ज कहें कि एक पूरा शहर मुतासर हो जाए। आपने कभी गौर किया होगा हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में तो बाज़ का खबर आती है जी फलां शहर में, एक शहर का नाम, कि उस शहर में बहुत से बंदे, गैस्ट्रो बड़ा मशहूर नाम है, आप इस नाम से वाकिफ होंगे कि जी गैस्ट्रो की वाव फैल गई है। और गवर्नमेंट जिस लेवल पे जो काम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरह के कामों में बस का नहीं होती, और डॉक्टर्स भी इस पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। और रीज़न ये है, असल रीज़न क्या है कि हमारे जो पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा है वो अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड हैं वो भी इम्प्रॉपरली एजुकेटेड हैं। मैंने पहले भी कई बार बात की कि मुस्लिम होने के बावजूद मैंने देखा बहुत से लोगों को नज़ला हुआ है, दाएं हाथ से नाक साफ कर रहे हैं और उसी हाथ से अस्सलाम वालेकुम हाजी, किसी दूसरे बंदे के हाथ में वो हाथ। ये जो बिहेवियर है, ये वाला जो मैंने डिस्कस किया है, ये वो बिहेवियर है जो किसी भी बीमारी को एपिडेमिक बना देता है, और अगर बड़े पैमाने पे हो रहा हो तो हाथ में वो पेंडेमिक बन जाएगी। एहतियात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस्लाम के जो हाइजेनिक प्रिंसिपल्स हैं, हाथों को वॉश करना, वज़ू के लिहाज से, वज़ूल के लिहाज से, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं लाइफ के लिहाज से। ऐसे ही दाएं हाथ से खाना खाना और बाएं हाथ से निजासत को साफ करना, गंदगी को साफ करना, ये भी एक इस्लामिक लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। एहतियातों के लिहाज से अगर बात की जाए तो अहादीस से हमें पता चलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से तकरीबन सवा 1400 ईयर्स से भी ज़्यादा बन जाता है, 1440 से भी ज़्यादा, उस दौर की बात हो रही है कि आपने उस वक़्त जो इरशाद फरमाया कि अगर उस दौर में सबसे मशहूर वबा ताउन थी, कि अगर किसी इलाके में ताउन है और आप बाहर हैं तो आपने वहाँ नहीं जाना है, और अगर उस शहर के अंदर है जहाँ ताउन है तो आपने फिर शहर से बाहर नहीं जाना। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वारंटाइन, उर्दू में, अरबी में इसको करंटीना कहते हैं। और अब इस वक्त पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको करंटीना करंटीना नजर आ रहा होगा, जो कि प्रूफ है इस्लाम की हक्कानियत का। इस्लाम हक है, सच है, और बेसिक प्रिंसिपल जो बताए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। जब तक उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ होता ही रहेगा। पहले ये था जी, एक जनरल ताल्लुक आ गया उसका सफाई के साथ। बात शुरू हुई थी हमारी जरासीम को महफूज करने से, और जो कि याद रखिए एथिक्स एक बहुत अहम चीज़ है। हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी का भी एथिक्स के साथ ताल्लुक होता है। बहुत बात हो रही थी कि बहुत सी लैब्स के अंदर जरासीम मौजूद हैं, जिसमें वायरसेस भी शामिल हैं और बैक्टीरिया भी शामिल हैं, और कोई भी ऐसा, और ज़ाहिर है कि ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में है, गरीब मुल्कों में ऐसी लैब्स नहीं है जहाँ पे इस चीज़ों को महफूज किया गया हो। अगर किसी वक़्त किसी लैब के किसी सर्टिफ़ाइड साइंटिस्ट ने कोई जरासीम लीक आउट कर दिए, जैसे हमारे यहाँ पेपर लीक आउट होते हैं पाकिस्तान में, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ। आप सब लोग जिस एज में हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है मेरे ख़्याल के मुताबिक जो 1983 से पहले पैदा हुआ। आई एम श्योर आप में से कोई भी बच्चा 1983 से पहले पैदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख़्याल में तो आप लोग शायद 90 के बाद की पैदाइश होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बल्कि उससे भी लेट हो सकता है। ऐसा ही है कि नहीं?
जी, कोई अपनी एज बताएगा, कितनी साल एज है और ईयर ऑफ बर्थ क्या है आपका? जी सर ऐसे ही है। आप लोगों को क्लास का मेजर लोगों का ईयर ऑफ बर्थ क्या था? आप लोग कब पैदा हुए हैं? मेजॉरिटी क्लास? सर 1997 और 1998। 96 जी बिल्कुल ठीक है जी, 96 97 अराउंड अबाउट ये। अब जिस दौर में आप पैदा हुए हैं, आप लोगों की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई। आपकी स्मॉल पॉक्स, उसको उर्दू में चीचे कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। अगर आप अपने पेरेंट्स को, चूंकि आपके पेरेंट्स तकरीबन मेरी एज के होने चाहिए, अगर आप अपने पेरेंट्स को चेक करेंगे तो उनके बाएं बाजू पे, फिर गौर कीजिएगा, आपके पेरेंट्स के बाएं बाजू पे आपको जख्मों के कुछ निशान नजर आएंगे। और जख्मों के ये निशान जो आपके पेरेंट्स के बाजुओं पे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये जी किसी का माइक आना है, माइक बंद रखें, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा बच्चे से, जिसका माइक आना बंद कर लीजिए जी। अब मेरी एज के लोग, जो पुराने लोग हैं, 1983 से पहले जो पैदा होने वाले हैं, क्योंकि 1983 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन बंद कर दी गई थी। आप लोग जिस दौर की पैदावार हैं, आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। अगर फर्ज कीजिए किसी लैब से स्मॉल पॉक्स के जरासीम जस्ट दुनिया में किसी एक जगह फैला दिए जाएं, तो जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, यानी कोविड-19 वाली, कोरोना वाली, इससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाए अगर क्या ना की जाए तो। उसको भी इतिहाद से रोक सकते हैं, क्वारंटाइन से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन वाले बहुत से मेजर्स हैं जिनसे रोका जा सकता है। लेकिन अब दुनिया में कहीं पे भी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं हो रही। अगर किसी ने कभी ये जरासीम, अब चूंकि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको मैंने एक ऐसी चीज़ से आगाह कर दिया है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ हो सकता है, और उस तरह की बीमारियों का हल फौरी तौर पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन मेथड से ही होते हैं। ये बैकग्राउंड था इसका, जो किसके वाले से हम वापस आ रहे हैं कि लाइफोलाइजेशन के ज़रिए जब आप जरासीम के सैंपल को लेते हैं और उसको ठंडा करना शुरू करते हैं, तो बहुत से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं फिर वो बचे ही रहते हैं, क्योंकि वो उसके बाद लो टेम्परेचर पे चले जाते हैं। अब टेम्परेचर आपकी बुक ने मुख्तलिफ कंडीशन में दिया हुआ है, बहुत जस्ट फ्रिज में रखने से लेकर फ्रीज़र में और फिर लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए -196 की रेंज तक का जो प्रोसेस है, मुख्तलिफ कल्चर्स को मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इस तरह से लाइफलाइज्ड करके रख लिया जाता है। अब दोबारा गौर कीजिए कि वो आपने लाइफलाइज करके रख लिया है, जब ज़रूरत होगी तो उनको टेम्परेचर को जब दोबारा नॉर्मल पे लेके आते हैं, तो वो बैक्टीरिया या वायरसेस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड यहाँ तक तो कामयाब है कि इसने शुरू में कुछ जरासीम को मार दिया, लेकिन कुछ बच गए, जो बच गए वो महफूज हो गए, और जब आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे तो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। आसान ज़बान में उन दो टेक्निकल टर्म्स की तरफ आना है जो इससे पहले किसी लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुकी है, मैं दोबारा बोले देता हूँ। वहाँ पर इस्तेमाल इस्तेमाल किया था मैंने माइक्रोबिसाइडल और माइक्रोबिस्टैटिक। आई एम श्योर कि ये लोग दोनों याद रहे होंगे आपको। माइक्रोबिसाइडल और माइक्रोबिस्टैटिक, ये दोनों लफ्ज़ एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर एक मेथड बैक्टीरिया को किल कर दे, मार डाले, वो माइक्रोबिसाइडल है। लेकिन अगर वो उनकी ग्रोथ को रोक दे, उनको मजीद ज्यादा होने से रोक दे, तो वो माइक्रोबिस्टैटिक है। हम कह सकते हैं कि जब आप लाइफोफिलाइज करते हैं तो ये बेसिकली माइक्रोबिस्टैटिक लाइक है, ये उससे मिलता जुलता चीज हो जाएगी, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ये 100% स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं, ये इसकी लिमिटेशन भी हैं, इसके फायदे भी हैं, इसकी खामियां भी हैं। अब एक पॉइंट ये फीमेल्स के लिहाज से, जो क्लास में फीमेल ज़्यादा होती हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से है, अगर आपने गोश्त को फ्रीजर में रखा हुआ है, अपने पकाना है, उसको निकाल के हमारे यहाँ आमतौर पर किसी प्लेट में रखते हैं, और फिर उस प्लेट में से वो बस नरम हो जाता है तो उसको शिफ्ट करते हैं अपने कुकर में या हंडिया में। उस प्लेट को जस्ट ख़वातीन क्या करती हैं, थोड़ा सा पानी डाला, पंजाबी में कहते हैं उसको हंगाला, रिंस किया और रख दिया। याद रखिए कि जिस प्लेट में आपने वो मीट रखा हुआ है, इसको बीफ रोस्ट कर रहे हैं, उसको हॉट वाटर, गर्म पानी से और बहुत अच्छी क्वालिटी के किसी वॉशर से साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है जब वो ग्रो करना शुरू करेगा
अब जैसे ही आपने इसको डिफ्रॉस्ट किया है, बर्फ पिघलेगी, गोश्त नरम होगा, उसमें से लिक्विड निकलेगा, लिक्विड पेट पे लग जाएगा। किसी ने इसको हाथ लगाया, इसको हाथों को लग जाएगा और उसके नतीजे के तौर पर वो आगे फूड में मुंतकिल होकर फूड पॉइजनिंग का बायस बन सकता है। याद रखिए, गोश्त के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। और इस हवाले से चूंकि फिर वो एक पॉइंट है जी, नई नस्ल के लिहाज से और आजकल के दौर के लिहाज से, आप लोगों ने डॉक्टर्स की एडवाइस ये पढ़ी होगी, सुनी होगी कि खाना घर से खाना है, बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। खा वो पिज़्ज़ा है या बर्गर, सैंडविच है या और कोई चीज़, जो चीज़ आप खुद अपने घर में बना रहे हैं, आपको पता होता है आपने कैसे बनाई है। बाहर से आप लेके आते हैं तो कोई पता नहीं होता वो कैसे बनाई गई। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, हमारे यहाँ बारबेक्यूज बड़े मशहूर मारूफ हैं, मशहूर मारूफ दुकानें हैं। XYZ चिटखारा, मैंने एक दुकान का नाम लिया है, आप समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में कहा है। और ऐसे ही ABC तिक्का शॉप्स। अब वहाँ पे आम तौर पर वो जो बंदा जो तिक्के बना रहा है, उसने हाथ से नीचे से मटेरियल लिया, खा बोटियाँ हैं, कीमा है, उसको एक सलाख पे लगाया, उसको चूल्हे पे हीटर पे रखा जहाँ पे उसकी अंगीठी है, गर्म किया। जब वो पक जाती है तो वो उसी हाथ से उसको दोबारा उतार के प्लेट में डाल रहा है या शॉपर में पैक करके आपको दे रहा है। उसके हाथ हाईली कंटेमिनेटेड हैं। जिन हाथों से उसने मीट को हाथ लगाया है, उसी से उसने पके हुए तिक्के और सीख को हाथ लगा दिया। उसके हाथों से जरासीम मुंतकिल हो गए हैं। एक और एग्जांपल चेक कीजिए, दुकानदार अक्सर शॉपर में से डाल के देते हैं, उसने चीज़ें डाली हैं, शॉपर खुल ही रहा, उसने शॉपर को यूं थोड़ा सा खोला, उसमें जोर से फूंक मारी ताकि शॉपर खुल जाए और उसके अंदर वो जो चीज़ आपने लेनी है तिक्के सीखें वो डाल दी। जब उसने फूंक मारी है तो अगर उसमें कोई जरासीम है तो क्या होगा, सोचिए जरा। जी कोई जवाब देगा जी? कोई दुकानदार चीज ने को कंटेमिनेट कर दिया। जी, अगर उसमें कोई चीज जरासीम है कोई भी तो वो शॉपर कंटेमिनेट हो गया, उसमें जो सी डालेंगे वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी, जो बंदा खाएगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ गर्मी के मौसम, याद है कि गर्मी के मौसम में बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करते हैं और उसके नतीजे के तौर पर सबसे, अब जहाँ भी देखें जी, फलां शहर में गैस्ट्रो कितने मरीज हैं, फलां जगह पे डायसेंट्री है, फलां जगह पे हैज़ा हो गया। ये सब बाहर के खाने की प्रॉब्लम्स हैं। जो चीज़, हाँ, तो ये भी है कि ख़वातीन को भी बताना चाहिए, क्योंकि हाइजीनिक प्रिंसिपल सैनिटरी कंडीशन हमारे यहाँ घरों में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ एजुकेशन। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा, दफ्तर में बैठे हुए हैं, ज़रा गौर कीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी हमसे बड़ा पढ़ा लिखा ही कोई नहीं है, दफ्तर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में साहब, अदर ऑफिसर साहब सामने कागज पड़े हुए हैं, उंगली को जुबान से लगाया, उस पर थूक लगाया, उससे पेज को उठा रहे हैं। दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ है, नोट गिन रहा है। वो जब नोट जो है अगर वो निकल ना रहा हो तो जुबान से थूक लगा के उंगली पे नोटों को यूं ऐसे काउंट करे। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कभी नोट किया किसी ने? ऐसे होता है हमारे यहाँ, किसी ने नोट किया हो कभी? जी सर। जरा सुनिए, जब एक बंदा नोटों को इस तरीके से थूक लगा रहा है या कागज को, वही कागज दूसरे बंदे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, अब रिजल्ट क्या निकलेगा सोचिए। जरासीम एक से दूसरे में। आजकल जो कोरोना की बात हो रही है, जो नोट है, अगर किसी कोरोना के मरीज से इस तरीके से कोई नोट आया हो तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा और दूसरे नोटों को भी और लोगों को भी कंटेमिनेट कर देगा। कोई भी जरासीम बीमारी अगर माउथ में उसके जरासीम मौजूद है, नाक में है, तो वो कागज़ों के ज़रिए, सरकारी कागज़ात के ज़रिए या पेपर्स के ज़रिए और नोटों के ज़रिए एक से दूसरे मुंतकिल होते हैं। अब सोच लीजिए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, जर्मनी की मिसाल लीजिए, न्यूजीलैंड को देखें, सिंगापुर को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उन्होंने शहरियों के लिए और वो जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, उन सब के लिए मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करार दिया था। जब मास्क से आपका नाक और मुँह दोनों ढके हों, तो फिर आप ना तो शॉपों में फूँक मार सकेंगे और ना ही थूक लगा के नोटों को या कागज़ों को गिन सकते। जरासीम को रोकने के लिए अक्ल चाहिए होती है और अक्ल जो है वो इन चीज़ों से, जब तक चीज़ें नोट ना की जाएँ, जब तक, हमारे यहाँ जिन लोगों ने फैसला करना है उनको तो पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है।
ये चीज़ें वो हैं जो कॉमन ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, और जो लोग डिसाइड करने वाले हैं उनका आम लोगों से ताल्लुक ही नहीं होता, इसलिए उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन देखें कि यूरोप और अमेरिका में, सिंगापुर ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब चल रही है, और आप लोग चूँकि माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब आपने लोगों को बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है। अपने आसपास लोगों को इन्फॉर्म करें जरासीम कैसे फैलते हैं और कैसे उनको रोका जाता है। याद रखिए कि नॉलेज में पहले कह चुका हूँ, सिर्फ नंबरों का नाम, नंबर लेने का नाम नॉलेज नहीं होता, उसकी एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन अपनी लाइफ पे करते हैं। किसी खोते पे किताबें लादने से आलम नहीं बन जाता है जब तक आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि गधे पे किताबें लादने से, और ये वर्डिंग कुरान पाक में मौजूद है, उसका तर्जुमा मफहूम यही है उसका। जी ये था जी, चूँकि वो बात चलती है तो वो आगे चली जाती है। लाइफुल का जिक्र हो गया, रसीम का जिक्र हो गया, और इसका कि ये किस हद तक इफेक्टिव है। हमारा अगला हेडिंग डेसिकेश, केमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली, और आप बताएंगे कि आप किस हद तक डेसिकेशन से वाकिफ हैं। एनीवन, कोई किताब के रेफरेंस से, केमिस्ट्री का जी बताइए, व्हाट इज डेसिकेशन? सर नॉर्मल सेल से मतलब जो बैक्टीरियल सेल होता है उससे सारा वाटर का रिमूव हो जाना, तो इससे जो सेल है वो मतलब थोड़ी देर के लिए उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से पानी निकल जाता है सारा। ठीक है जी, आपने इसको चूंकि महदूद कर दिया, सिर्फ मैंने सिर्फ पूछा था, आपका जवाब तो ठीक है। ये अक्सर ने जवाब दिया, किसने जवाब दिया था ये आंसर जी था ये? सर मैंने जी अक्सर का जी जवाब सर ठीक है। मैंने जी बिल्कुल, अक्सर का जवाब ठीक है। मैंने सवाल जनरल पूछा था, आपने इसको पिन पॉइंट्स का जवाब दे दिया। पर जनरल सवाल ये था डेसिकेशन क्या होती है। डेसिकेशन उर्दू में खुश्की, खुश्क को कहते हैं, ड्राई कर देना, ड्राई हो जाना। मैं पहले जनरल एक्सप्लेन करना चाहूँगा ज़माना कदीम से, और मैं अरेबिया से एग्जाम्पल भी दूंगा, बाकी दुनिया में भी रवाज था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ड्राई करके ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। मैं पहले जनरल बात कर रहा हूँ। मसलन अरब इलाकों का रवाज है, गोश्त एनिमल को ज़िबा किया, काटा, उसके मीट के बारीक बारीक पीसेस कर लिए, पतले वाले लंबे, और उनको पत्थरों पे रख दिया। आपको अंदाज़ा नहीं है कि सऊदी अरब क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पे है, वहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, वो पत्थर कितने गर्म होते हैं। टेम्परेचर 50 के रेंज में होता है तकरीबन, सेवा भी हो सकता है। जब आप गोश्त को उबलते हुए नहीं, धूप के साथ गर्म पत्थर के ऊपर रखेंगे तो वो गोश्त ड्राई हो जाएगा, और इस तरह से वो गोश्त को ड्राई करके महफूज कर लेते थे बाद में इस्तेमाल के लिए। एक एग्जाम्पल हो गई। सेकंड एग्जाम्पल, यही मेथड दुनिया के और इलाकों में भी है, मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप गोश्त को ऐसे ही बारीक कतले काटे और उसको हीट दे के, हल्की सी हीट दें और ड्राई कर लें, ये भी इस्तेमाल होता है दुनिया के कई इलाकों में। मैं पाकिस्तान और इंडिया की एग्जाम्पल देने लगा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया से एग्जाम्पल देने लगा हूँ। कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, पंजाबी में उनको वड़ियाँ कहते हैं। जी, किसी को पता हो वड़ियाँ क्या होती हैं? पंजाबी का लफ्ज़ है जी, उर्दू में यही इस्तेमाल होता है। सर नाम सुना हुआ लेकिन कभी खाए नहीं है। जी सर, पता नहीं वो कुछ चीजें मिला के दालें वगैरह तो फिर वो बनती है। जी बिल्कुल ठीक है, चूँकि आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, पहले मैंने देखी भी हुई है। यस हम सर, खाई भी होंगी। जी, जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने खाई भी होंगी। याद रखिए कि वो कई किस्म की होती हैं। दालों की मद से बन सकती हैं, दाल गोश्त मिला के बन सकती हैं, और खाली गोश्त से भी बनाई जा सकती हैं। बहरहाल बहुत सी हैं, और उसको भी ऐसे करते हैं, वो उसको बना के उसको ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करके रख लेते हैं। और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ड्राई करके रखा है। याद रखिए जब हम चीज़ को ड्राई कर देते हैं तो बैक्टीरिया में से जब पानी निकल जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो डॉर्मेंट हो जाएगा। और इसी टेक्निक को, जो कि हम फूड को महफूज रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वड़ियाँ खाने के लिहाज से कोई अच्छी फूड नहीं है, क्योंकि उसके कंटेमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ख़ासतौर पर अगर उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाए तो वो नुकसान भी होती है। जी, अब यही टेक्निक, अब एक बार फिर वापस आना पड़ेगा हमें कि जो यहाँ पे चूँकि जस्ट डेसिकेशन की बात हुई है, जो लाइपोफिलाइज़ेशन थी उसमें अक्सा ने जो सॉरी अनीसा ने सवाल पूछा था जी,
वो सब लाइम वाला जो लफ्ज़ था, उसमें फ्रीजिंग भी इन्वॉल्व होती है और फ्रीज ड्राइंग, ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसमें। और वहाँ भी यही चीज़ आ जाएगी कि उसको जब आप एक चीज़ को वैक्यूम में रखते हैं और ऐसा वैक्यूम, अगर आपने जस्ट डेसिकेटर का नाम सुना, बाकी छोड़ें, केमिस्ट्री के लिहाज से जो डेसिकेटर्स हैं, जो केमिस्ट्री में आम डेसिकेटर यूज होते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हवा में से नमी को जज़ब कर लेता है। अगर कोई चीज़ बड़ी है लेने, उसमें से पानी उड़ रहा है इवेपोरेट, और वो पानी सल्फ्यूरिक एसिड में जज़ब हो जाएगा, वो चीज़ डेसिकेट हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। बहरहाल इस खुश्की से खुश्क ड्राई करके भी चीज़ों को स्टरलाइज किया जा सकता है। और लाइपोफिलेशन में भी इसी टेक्निक का, उसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है और डेसिकेशन भी इन्वॉल्व होती है। ये था जी इस टेक्निक के हवाले से, चूँकि वो दोनों इंटरलिंक थी, दोनों उसमें डिस्कवर इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये मेथड 100% सेफ नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें खाना, जैसा मैंने नाम लिया है वड़ियों का, वो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, उसमें गड़बड़ के चांसेस मौजूद होते हैं और गड़बड़ की बहुत सी टाइप्स होती है। हमारा अगला टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसकी जनरल जो है डिस्कशन भी करूँगा। हमारे पास तकरीबन 5 मिनट का टाइम बाकी है। एक बहुत मशहूर चीज़ है, आपका गला खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे सवाल हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जी गर्म पानी से सर गरारे वगैरह गागल्स कर लेते हैं। जी, अक्सर का जवाब ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात की है आपने। सर कहवा वगैरह, जी, जिंजर टी। ठीक है, समय का जवाब भी ठीक है। अब जवाब तो आप दोनों ठीक है। इसके अंदर छुपा हुआ प्रिंसिपल क्या है? इसके अंदर कुछ वो छुपी हुई है। गर्म पानी से बैक्टीरिया वगैरह जब जो हम है लोग वो गरारे वीकन हो वगैरह जाएंगे। करते हैं तो वो जो साल्टी इन्वायरमेंट जी आमना। सर, साल्टी इन्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जी बिल्कुल, 3 जवाब तो हो वो गए। गागल्स और जो चीज़ मैं सुनना चाह रहा था वो आमना ने जवाब दिया है। बाकी आपका जवाब जो है ना ठीक था। याद रखिए, जब आप गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, तो पानी में आम तौर पर हम साल्ट पहले डालते हैं। पानी गर्म किया, उसमें साल्ट डाला और उससे गार्गल्स जब आप करेंगे, अगर आप खाली गर्म पानी से भी गरारे कर रहे हैं, वो भी इफेक्टिव है, लेकिन नमक डाल लेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आप उसमें फटकरी डाल लें, फटकरी बहुत मशहूर चीज़ है, किसी को याद है कि फटकरी क्या होती है? जी सर, एलम होते सर हैं। जी बिल्कुल। कौन सा वाला एलम है फटकरी? सर उसको हम पोटाश एलम सर, पोटाश एलम। पोटैश एलम होती है सर। ये जॉब किसने दिया? उस्मान ने जॉब दिया है, पोटाश एलम। यस सर। वेरी गुड। इट इज पोटाश एलम, इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये डबल साल्ट है। याद रखिए, फटकरी ज़्यादा इफेक्टिव है जरासीम को मारने के लिए। अब इसकी बैकग्राउंड में आ जाए, चूंकि जो हमारा टॉपिक है वो यही वाला ही है। अगर आपके पास कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, आप उसमें बैक्टीरिया डाल दें। अब बैक्टीरिया की बॉडी में साल्ट कम है, बाहर साल्ट ज़्यादा है। बैक्टीरिया की बॉडी में पानी जो है वो ज़्यादा है, बाहर पानी कम है साल्ट की वजह से। अब जो सॉल्टेड वाटर है वो अंदर से पानी को बाहर खींच लेगा। जब बॉडी से किसी चीज़ से पानी निकलता है तो पानी की कमी हो जाएगी, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। और जब सेल से पानी निकल जाएगा तो ज़ाहिर है क्या होगा? कुछ सेल की डेथ हो जाएगी, जो कमज़ोर सेल हैं वो मर जाएंगे। अब ये मेथड डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कौन से वाले हैं। वो पहले बात हो चुकी है। एक कुछ बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। जो तो मरचल्लू बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। अगर नमक ज़्यादा है, फटकरी ज़्यादा है, पानी गर्म है ज़्यादा, तो फिर दरमियाने वाले भी मर जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है वो नहीं मरेंगे। इस जैसे ये मेथड सिर्फ जुज़वी तौर पर कारआमद है, मुकम्मल तौर पर ये गले को ठीक नहीं कर सकता है। अगर आप, जैसा कि समिया ने जवाब दिया था, अब अगर आप फर्ज कीजिए कहवा पी रहे हैं, कोई भी कहवा पी सकते हैं, इवन गर्म दूध या गर्म चाय भी जब आप पीते हैं, वो भी कुछ हद तक जरासीम को मार देती है। और इससे मुझे याद आया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दुनिया में शायद चाइना के अलावा और कहीं रिवाज नहीं है। चाइना के लोग आदी हैं गर्म पानी पीने के, वो खाने के साथ गर्म पानी पीते हैं। हमारे यहाँ लोग गर्म पानी से डरते हैं, वो गर्म पानी पीते हैं। हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी नुकसानदेह होता है सेहत के लिए, जो ज़्यादा ठंडा पानी हम लोग पीते हैं, जबकि जो गर्म पानी है वो जरासीम को मार देता है। ये भी ठीक है एप्लीकेशन। बहरहाल वापस आ जाए। अभी तो हमने गार्गिल का जिक्र किया, मैं एक बार फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जा रहा हूँ। आपके घर में अचार बनता हो,
पिकल की फॉर्मेशन देखी है किसी ने? यस सर। उसमें भी साल्ट डाला जाता है, पिकल्स बनाते वक्त भी उसमें साल्ट, नमक ऐड किया जाता है और उस मटेरियल को पहले ड्राई करते हैं, साथ में साल्ट ऐड करते हैं और वो और ड्राई हो जाता है और इस तरह से भी वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जरासीम उसमें से बच जाए। लफ्ज़ मौजूद है, आप इस लफ्ज़ से वाक़िफ़ हैं, आपकी बुक ने दिया हुआ है। इट इज़ ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस। यस सर, यस सर। जब आप जरासीम को स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर से इतना पानी अब्सॉर्ब कर लेगा कि उस उन बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। और ये मेथड बड़ा इफेक्टिव है। मैंने 2 एग्जांपल दिए, मैं तीसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं फिर एग्जांपल लोकल एग्जांपल होगा, पहले पाकिस्तानी एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तानी मीन पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि दोनों जगह पे सेम बेसिक हमारा कल्चर खाने पीने में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अगर आप किसी पंसारी के पास जाएं, खा वो पाकिस्तान में हो इंडिया में हो, आपको पंसारी से आम का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा और हरी या हरड़ का मुरब्बा, मैंने कुछ मुरब्बों का नाम लिया है, आई एम श्योर आप इनसे वाकिफ हैं। यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ वाकिफ हैं या कभी खाए भी हैं? खाए भी जी हैं सर, सर। खाए भी हैं। चलें, अगर आप सर गौर खाया भी करें, हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक मैंगो को ऐसा घर में रखें तो वो बहुत जल्द खराब हो जाएगा। लेकिन पंसारी के पास वो पूरा साल साल पड़े रहते हैं उस पीपे के अंदर, और उस पीपे में जहाँ से वो निकाल के देते हैं आपको, उसमें शीरा भी होता है। इसकी तैयारी का तरीका ये है कि चीनी का शीरा बना के, चीनी का सोल्यूशन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, उसमें उस फ्रूट को बॉयल कर लेते हैं। अब दोबारा गौर करेंगे, जो चीनी का सोल्यूशन है, ये किससे शोर आ रहा है जी? ये किसका शोर है जी? ये अपना माइक ऑफ करें एक तरफ, और किसी का माइक ऑन है तो आप करके रखें। जी टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट हो रहे हैं। बहरहाल जो बात शुरू हुई थी कि जो स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन है वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, चूँकि चीनी भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो काज करती है और बैक्टीरिया जिसके अंदर है वो लाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और इस तरह से आपके देसी मुरब्बे हैं वो जरासीम से, जब तक वो शीरे तक पहुँच गए, अगर आप शीरे से निकाल के रख देंगे तो फिर कंटेमिनेट होने के चांसेस और उनके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जी टाइम हमारा ख़त्म हो गया जी। बहरहाल ये था जी पार्ट अबाउट। सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछ लें। सर कुछ डॉक्टर या कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो एम्प्टी स्टमक पानी पीते हैं वो गर्म या ठंडा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्यों सर? याद रखें कि ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ होगी। सुबह सवेरे उठ के बहुत से कुछ लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पीना। देखिए कुछ चीज़ें तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, कुछ चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। कुछ लोगों को पानी सूट करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कुछ सूट करती है तो उसको वो करना चाहिए, सूट नहीं करती तो वो नहीं करना चाहिए। जो इफेक्टिवनेस की बात है कि जब स्टमक खाली है, उसमें कुछ नहीं है, आप रात को सोए हुए सुबह उठे हैं, स्टमक खाली है, आप हैरान हो जाएंगे अगर आप कोई मेडिसिन, एलोपैथिक की बात नहीं हो रही, ज़रा सुन लीजिए, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहा बल्कि अदर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन और जो देसी मेडिसिन हैं। अगर वो खाली पेट ले जाएं, क्योंकि स्टोमक बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, वो फौरन एब्जॉर्ब हो जाएगी और ज़्यादा इफेक्ट शो करेगी। उसके मुकाबले में अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले जाए तो वो स्टोमक को नुकसान दे सकती है, सो उनके जो स्टोमक के पेशेंट्स को दी जाती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। इसकी बेसिक रीज़न ये होती है जो आपका सवाल था जिसमें। जी बहन टाइम खत्म हो चुका है जी, इसलिए अब अल्लाह हाफिज़।